आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज खास उन बच्चों के लिए होगी बेटा जो क्लास 10 टू क्लास 11 मूविंग है। इस लेक्चर सीरीज में हम उनका क्लास 11 और क्लास 12 का सारा सिलेबस कवर करके देंगे एज पर एनसीईआरटी। और जो बच्चे क्लास 12 में हैं वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं रिवीजन पर्पज के लिए। ठीक है, तो हम क्लास 11 का सबसे पहला जो चैप्टर है बेटा वो आज स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला जो चैप्टर है बेटा फिजिक्स का वो है बेटा कौन सा, फिजिकल वर्ड। ठीक है, सो आज हम फिजिकल वर्ड पढ़ेंगे। अब अगर बोला जाए तो ये जो चैप्टर है फिजिकल वर्ड ये बहुत ही फंडामेंटल है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। और एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का किसी भी तरह का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये चैप्टर पढ़ना क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल है, यानी ये बहुत ही बेसिक है। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या है, फिजिक्स की दुनिया, यानी फिजिक्स की दुनिया में एंटर करने से पहले हमें ये चैप्टर फिजिक्स के बारे में कुछ जानकारी देता है। यानी हमें ये बताता है कि अब जो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो किस तरह की फिजिक्स, यानी उसकी डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स की ब्रांचेस क्या है, फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें आगे तो पढ़ने को मिलेगी। यानी यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन हमें ब्रांचेस के बारे में देखने को मिलती है। फिजिक्स की स्कोप क्या है, एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स और सोसाइटी का किस तरह का रिलेशन है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का किस तरह का रिलेशन है, ऐसी बहुत सी जानकारियां हमें इस चैप्टर में मिलती है। इसीलिए हमें ये पढ़ना है। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान लो कि आपको कहीं घूमने जाना है, यानी हमें कहीं पिकनिक जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कहाँ घूमने जाना है, एक प्लेस डिसाइड करोगे ना कि यहाँ जाना है। ऐसे मुंह उठा के तो कहीं तो निकल नहीं सकते ना, तो हमें क्या करना है बेटा, एक प्लेस डिसाइड करनी होती है। सपोज टू बी आपने एक XYZ प्लेस डिसाइड करनी। अब उस प्लेस को डिसाइड करने पर आप क्या करोगे, उस प्लेस के बारे में यानी उस जगह के बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे कि वहां पे क्या घूमने लायक है, क्या देखने लायक है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप कहीं पे भी नेट वगैरह कहीं से भी ले लोगे। आपने इंफॉर्मेशन ले ली, अब जाना कैसे है, दूसरी बात जाना कैसे है, यानी रूट क्या होगा, बाय ट्रेन जाना है, बाय बस जाना है, ये बातें हमारे पास होती है। फिर हम वहां से किस तरह से जाना है ये भी डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद कितने दिनों के लिए जाना है ये भी डिसाइड कर लेते हैं, यानी उस पिकनिक का हम पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं, पूरा प्लान बना लेते हैं। और फिर बाद में हमें क्या करना होता है, सिंपली उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है और बढ़िया से हम पिकनिक का मजा ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको पिकनिक जाना है तो आप इतनी सारी बातें कर लेते हो, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हो, इतना बढ़िया से प्लान कर लेते हो। तो जब हम फिजिक्स की दुनिया में एंटर कर रहे हैं, यानी जब हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तब हमें क्या करना है बेटा, उसी तरह से फिजिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। यानी फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की ब्रांचेस क्या है, फिजिक्स की डेवलपमेंट किस प्रकार से हुई है, यानी फिजिक्स में किस तरह की डेवलपमेंट है, फिजिक्स की और सोसाइटी का क्या रिलेशन है, फिजिक्स में स्कोप एंड एक्साइटमेंट क्या, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, किस तरह से फिजिक्स टेक्नोलॉजी में काम है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में मिलनी है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें फिजिक्स की दुनिया में एंटर करने से पहले फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करवा के देती है, फिजिक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देती है। इसीलिए इस चैप्टर को हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा फिजिकल वर्ड। अब फिजिकल वर्ड में सबसे पहला जो सवाल आता है बेटा वो सवाल होता है कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स, फिजिक्स एग्जैक्टली क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, ये सारी बातें सबसे पहले निकल के आती है। और अगर हम बहुत ही अगर बेसिक से स्टार्ट करें इस चैप्टर को तो हमें साइंस क्या है इससे स्टार्ट करेंगे ना। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय साइंस। तो चलो वही से बात कर लेते हैं। सबसे पहले साइंस क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय साइंस, ये जो साइंस है ये साइंस एग्जैक्टली क्या है। अभी आप लोगों ने साइंस चूज कर लिया ना स्ट्रीम, तो साइंस एग्जैक्टली क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर साइंस सब्जेक्ट था हमारे लिए अब तक, यानी जो स्टेट बोर्ड वगैरह से पास आउट हुए ना, यानी स्टेट बोर्ड वगैरह जो पढ़ते थे ना, तो बोलेंगे सर हमारे लिए साइंस एक सब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, साइंस एक सब्जेक्ट है, लेकिन साइंस की डेफिनेशन क्या हो सकती है, साइंस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। अगर हम साइंस की डेफिनेशन देखें ना, तो साइंस की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। क्या है बेटा सिंपल डेफिनेशन, कि साइंस जो है
अगर मैं यहां पे बात करूं तो साइंस इज एन क्या है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, साइंस इज एन सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड क्या है बेटा, नॉलेज, ठीक है। साइंस इज एन सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, किसके बारे में, अबाउट नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। साइंस इज एन सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट नेचुरल फेनोमेना ऑफ यूनिवर्स, ये डेफिनेशन हो गई बेटा किसकी, साइंस की। यानी क्या है, साइंस इज एन सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट नेचुरल फेनोमेना ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के अंदर जितनी सारी नेचुरल फेनोमेना हैं उनके बारे में एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज यानी क्या कहलाता है बेटा, साइंस कहलाता है। ये साइंस की फंडामेंटल डेफिनेशन। अब ये जो साइंस वर्ड है ये आया कहां से है, ये जो साइंस वर्ड है ये आया कहां से है, तो हमें पता है एक लैटिन वर्ड है बेटा, क्या, साइंटिया, क्या है बेटा, साइंटिया, यहां से ये साइंस वर्ड निकल के आया हुआ है। और ये साइंटिया का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है टू नो, ठीक है। साइंस जो आया हुआ है शब्द वो कहां से आया हुआ बेटा, सेंटिया वर्ड से, एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो। टू नो का मतलब क्या होगा बेटा, जानना। अब किसको जानना, तो नेचर के अंदर जो हैपनिंग्स हो रही है यानी जो इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, उनको जानना। उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स को, मैटर्स को, ये सारी जो नेचर्स की जो बातें हैं इनको जानना यानी क्या कहलाता है बेटा, साइंस। अब साइंस की बात कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पे दो बातें, देखो, साइंस इज एन सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब मैं यहाँ के दो शब्द उठाता हूँ बेटा, एक साइंस और दूसरा नॉलेज, दोनों शब्द को देखना अच्छे से। अब साइंस को अगर हम बात कर लेते हैं बेटा तो साइंस को हिंदी में बोला जाता है विज्ञान, और नॉलेज की हम बात करेंगे तो नॉलेज को बोला जाता है बेटा ज्ञान। यानी विज्ञान और ज्ञान ये दोनों अलग शब्द है, सही है। ज्ञान और विज्ञान ये दोनों क्या है बेटा, अलग शब्द है। तो मैंने क्या बोला, विज्ञान क्या है, विज्ञान ज्ञान की एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है, सिंपल सी बात। साइंस इज एन सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, यानी कहने का मतलब विज्ञान क्या है, एक सिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज किया हुआ ज्ञान है। अगर यहां पे बात करें तो साइंस, ठीक है, और नॉलेज की बात कर लेता हूं सबसे पहले, ठीक है। साइंस को अगर मैं बात करूं ना, सिंपल सी बात, साइंस क्या है बेटा, ये सर्च है, ये क्या है बेटा, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। ये क्या है साइंस, यानी क्या, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। और नॉलेज क्या है बेटा, फीलिंग है, फीलिंग ऑफ रियलिटी। अब ये क्या है, यानी साइंस क्या है, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, और नॉलेज क्या है बेटा, फीलिंग ऑफ रियलिटी। यानी विज्ञान क्या है, विज्ञान सर्चिंग ऑफ रियलिटी, और नॉलेज यानी ज्ञान क्या है बेटा, फीलिंग ऑफ रियलिटी। सर ये क्या बात हुई, सर्च करना, यानी हम क्या करते हैं, साइंस में चीजों को खोजते हैं, यानी सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्यता की खोज। और फीलिंग यानी उसको महसूस करना, यानी उसको क्या करना है, महसूस करना है। जैसे कि अब मैं बहुत से फिनोमेनन को कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस मार्कर को रिलीज कर देता हूं तो आप सबको पता है कि ये कहाँ जाने वाला है, नीचे। अब क्यों जाने वाला है ये भी आप सबको पता है, बात समझ में आ रही है। यानी क्या थी बेटा, ये एक रियलिटी थी,
ठीक है, कि इसको छोड़ा, हर एक ऑब्जेक्ट को जब हम रिलीज करेंगे, ठीक है, मार्कर या कोई भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम रिलीज करेंगे बेटा, वो कहाँ चला जाता है, अर्थ की तरफ चला जाता है। लेकिन इसको खोजा गया, ठीक है, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, यानी ये साइंस है। और अब हम इसको फील कर सकते हैं, फीलिंग ऑफ रियलिटी, यानी अब ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, नॉलेज हो गया। इससे पहले बहुत, मतलब जब तक हमें ये पता नहीं था, यानी न्यूटन भाई साहब ने इसको खोजा नहीं था, उससे पहले ये सब बातें हमें पता थी क्या, नहीं। लेकिन अब ये हमारे लिए क्या बन गई यार, नॉलेज बन गई, क्योंकि अब हम इसको फील कर पाते हैं। तभी भी फील किया जाता था, लेकिन सबसे पहले सर्च करना, न्यूटन भाई साहब थे, उन्होंने सर्च किया, रियलिटी को सर्च किया, फिर उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अब हमारे लिए नॉलेज बन गया। पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, ठीक है, वो जो तपस्या किया करते थे, फिर बाद में उनको क्या प्राप्त होता था बेटा, ज्ञान प्राप्त होता था, ठीक है। यानी सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होना, यानी फीलिंग ऑफ रियलिटी, उनको बहुत सी बातें समझ में आती है। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद बहुत सी बातें समझ में आती है, वो उनको फील कर सकते हैं। इसको और बढ़िया से, जैसे कि गौतम बुद्ध, ठीक है, हम ऐसे बोलेंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी उनको समझ में आया कि ये सारी जो है बाकी सब ये मोह माया है, ठीक है, सत्य कुछ और ही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि सर्चिंग ऑफ रियलिटी कहलाता है बेटा साइंस, और फीलिंग ऑफ रियलिटी कहलाता है बेटा नॉलेज, ठीक है। हमने इनको न्यूटन के एग्जांपल से भी समझने की कोशिश की, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो लाइट है बेटा, जो ट्यूबलाइट से आ रही है, अब हमारे लिए ये क्या है, साइंस, यानी अब ये रियलिटी है ना हमारे लिए, जिसको हम फील कर पा रहे हैं कि लाइट ट्यूबलाइट से आ रही है। लेकिन अगर कोई पहले सोचता था तो कुछ अलग ही बोलता था ना, इसको सर्च किया ना, ये अब ये हमारे लिए क्या है बेटा, नॉलेज बन गई कि ट्यूबलाइट से लाइट, मतलब ट्यूबलाइट से रोशनी आ रही है, ठीक है ना। लेकिन पहले जमाने में, यानी ये होने से पहले इसको सर्च किया था, तो ये साइंस, यानी अब हमारे लिए नॉलेज बन गई, और हम इसको साइंस की तरह भी बोलेंगे कि हमने ढूंढ लिया है, ये सच है कि ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, और अब हम इसका यूज कर रहे हैं, यानी अब हमारे लिए नॉलेज हो गई, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग वर्ड है। साइंस का मतलब सर्चिंग ऑफ रियलिटी होता है, और नॉलेज का मतलब क्या होती है बेटा, फीलिंग ऑफ रियलिटी होती है। चलिए, ये तो बेटा साइंस और नॉलेज। अब साइंस को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, यानी साइंस को क्लासिफाई किस तरह से किया जाता है, ये देखते हैं। तो हम देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्या देखते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस देखने से पहले आपको और एक बात बता देता हूं बेटा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस देखने से पहले आपको एक और बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो नॉलेज है जिसे हम बोल रहे हैं बेटा कि ये सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज है, इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे ही हुआ क्या, नहीं, ये कुछ स्टेप से गुजरा होगा, तब जाके ये बहुत बढ़िया से अरेंज किया गया है, सिस्टमैटिकली अरेंज ऑर्गेनाइज नॉलेज हमारे पास है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलता हूँ कि सपोज टू बी कि छोटा बच्चा है कोई, ठीक है, उसको हम बेसिक ऑपरेशन पढ़ाने हैं, मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन उसको पढ़ाने हैं। अब उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, नंबर से, यानी सबसे पहले हमें उसको नंबर के बारे में बताना होगा कि नंबर्स है, इस तरह के नंबर्स है, फिर टेबल्स वगैरह, फिर हम उसको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये डिवीजन वगैरह पढ़ाएंगे। अब अगर हम डायरेक्टली उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ाएंगे तो उसका कोई मतलब, अब उसको नंबर ही पता नहीं है, और अगर आप डायरेक्टली उसको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सारी चीजें पढ़ाने लगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनने वाला। बात समझ में आ रही है? यानी क्या बेटा, ये ऑर्गेनाइज है। सबसे पहले आपको उसको नंबर पढ़ाने होंगे, फिर टेबल्स, फिर ये सारी बातें आएंगी, ठीक है ना। उसी तरह से इंग्लिश की हम बात करेंगे तो इंग्लिश में फंडामेंटल क्या है, सबसे पहले क्या आना जरूरी है, ABCD। फिर हम बात करेंगे, फिर सेंटेंस बनाना वगैरह वगैरह, सब ये बातें आती है। अगर आपको ABCD का ही पता नहीं और आपको बोला जाए कि चलो सेंटेंस बनाओ, पॉसिबल है क्या, नहीं, दिक्कत आएगी। यानी ये क्या है, ये भी एक ऑर्गेनाइज किया हुआ नॉलेज है कि आपको सबसे पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। तो ये नॉलेज जो है ना बेटा, कुछ स्टेप से गुजरता है। यानी साइंस की जो डेवलपमेंट है ना, वो कुछ स्टेप्स के द्वारा हुई। यानी साइंस जो हुआ ना बेटा, साइंस जो डेवलप हुआ ना, यानी अगर मैं बात करूं ना तो
ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस की मैं बात करूं ना, तो इसमें क्या बोल सकता हूं मैं कि साइंस इज डेवलप्ड, साइंस इज डेवलप्ड फ्रॉम, या साइंस इज डेवलप्ड ठीक है, साइंस इज डेवलप्ड फ्रॉम सम definite steps known as scientific method। क्या बोला जाता है बेटा उनको? साइंटिफिक मेथड्स। यानी अगर हम बात करें ना तो डेवलपमेंट ऑफ साइंस के अंदर साइंस कुछ स्टेप्स से डेवलप हुआ है, ठीक है, साइंस डेवलप फ्रॉम सम डेफिनेट स्टेप्स नोन एज साइंटिफिक मेथड्स, उनको बोला जाता है बेटा साइंटिफिक मेथड्स। यानी ये जो नॉलेज है ना बेटा, ये ऑर्गेनाइज है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज है, तो ऐसे ही नहीं आया, इनको कुछ स्टेप्स से गुजारा गया हुआ है, यानी उन स्टेप्स को पार करने पर हमारे पास ये नॉलेज आया हुआ है। ऐसे ही किसी ने उठा के कुछ बोल दिया तो वो हमारे पास नहीं आया, उसके ऊपर कुछ स्टेप्स में वो जाने के बाद फिर हमारे पास ये बढ़िया से ऑर्गेनाइज करते हुए आया हुआ नॉलेज है। तो साइंस जो है उसको हम साइंटिफिक मेथड से, ठीक है, कुछ मेथड्स है, ठीक है, उनके द्वारा हमें ये नॉलेज दिया गया है। अब कौन कौन सी मेथड्स हो सकती है तो देखते हैं बेटा साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स को देखते हैं। तो साइंटिफिक मेथड्स की अगर हम बात कर लेते हैं ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड्स में सबसे पहले आता है बेटा इवेंट, ठीक है, इवेंट यानी कुछ मेथड्स है उनको फॉलो करते हुए जाना, इवेंट। उसके बाद आएगा बेटा ऑब्जर्वेशन, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ वन कंक्लूजन, या फिर किसी को हम रिजल्ट के तौर पे भी ले सकते हैं, और फिर आ जाएगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ लॉ। ये कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं। अब देखो सबसे पहले इवेंट, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन और बाद में है बेटा फॉर्मेशन ऑफ लॉ। इन स्टेप्स में से हमारे पास ये नॉलेज आई हुई है। यानी अगर आप इसको समझा, मतलब इसको अगर आप देखते हो तो आपको एक चीज समझ में आती है। इवेंट का मतलब क्या है यार? घटना। अब हमने देखा साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है किसके बारे में? नेचुरल फिनोमेना के बारे में। अब ये नेचुरल फिनोमेना कहाँ होगी? नेचर के अंदर। बहुत सारी फिनोमेना होगी बेटा नेचर के अंदर। तो घटनाएं भी जो है यानी इवेंट जो भी है बेटा वो कहाँ होने वाला है? नेचर के अंदर ही होने वाला है। तो ऐसी घटनाओं का हम क्या करेंगे बेटा? ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद ठीक है कुछ डेटा एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, कंक्लूजन या रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है, और उसके बाद होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ लॉ। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा अगर समझाने की कोशिश करूं तो मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, तो फिजिक्स के एक एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आपको एक बात तो पता ही होगी बेटा कि एप्पल किसके सिर के ऊपर गिरा था? ठीक है, किनके सिर के ऊपर गिरा था बेटा? एप्पल न्यूटन भाई साहब के सिर के ऊपर गिरा था। तो एक रियलिटी क्या है पता नहीं है, लेकिन एक कहानी के फॉर्म में हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है कि जो न्यूटन भाई साहब थे वो एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे और उनके सिर के ऊपर क्या हुआ बेटा? एक एप्पल गिरा। अब अगर सोचो एक एप्पल गिरने से अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन जाता है तो क्या बढ़िया बात होगी ना।
तो इतना आसान था क्या वो कि एक एप्पल गिरा और ग्रेविटेशन का लॉ बन गया? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये कहानी जोड़ी गई। अब रियलिटी क्या है, सच में क्या है पता नहीं, लेकिन ये कहानी बहुत दिनों से चलती आ रही है, तो हमने भी चला दी। ठीक है, कि न्यूटन भाई साहब एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, उनके सिर के ऊपर एप्पल गिरा और वहां से उन्होंने सोचा कि ये एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों नीचे आया, ये लेफ्ट नहीं गया, ये राइट नहीं गया, ये ऊपर नहीं गया, ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों नीचे आया, और फिर वहां से उनको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिल गया। अगर ये चीज इतनी आसान होती तो भाई साहब बात ही कुछ और थी। ये इतनी आसान चीज नहीं है, इसमें बहुत दिनों की स्टडी है। ठीक है, उससे पहले उन्होंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हम पढ़ते हैं ये लॉज दिए थे, वहां से उनको फोर्स के बारे में जानकारी मिली थी कि फोर्स एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे उसका यूज किया, जो पढ़ा हुआ है उन्होंने, जो उनको पता है वो चीजों का यहाँ पे उन्होंने यूज किया, और बाद में हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिला हुआ है। तो देखो सोचो, तो उनके स्टोरी को ले लेते हैं यार। तो न्यूटन भाई साहब एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, जब ये एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो उनके सिर के ऊपर एप्पल गिरा। अब उनके सिर के ऊपर एप्पल गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल गिरा तो ये नीचे ही क्यों गिरा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों नीचे गिरा, ये लेफ्ट नहीं गया, ये राइट नहीं गया, ये किसी एंगल पे नहीं गया, ये सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों नीचे आया, ये उन्होंने सोचा। यानी क्या है बेटा, एप्पल की गिरना, मतलब सॉरी एप्पल का गिरना एप्पल का गिरना एक प्रकार की घटना थी। बात समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इस घटना के घटने से ही, ठीक है, हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिला हुआ है। तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है। यानी एप्पल का गिरना क्या है बेटा, एक इवेंट है, एक घटना है, पहली चीज। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि ये एप्पल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा। ये उनका क्या था, न्यूटन भाई साहब का ये क्या था बेटा, ऑब्जर्वेशन। क्या था बेटा ये इनका ऑब्जर्वेशन, कि उन्होंने देखा कि एप्पल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ये ना लेफ्ट गया ना राइट गया, ये गिरा तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों नीचे गिरा। तो ये इनका क्या हुआ बेटा, ऑब्जर्वेशन। फिर न्यूटन भाई साहब ने उस एप्पल को उठाया, ठीक है, फिर देखा रिलीज करते हुए तो फिर से नीचे गिरा, ऊपर फेंक के देखा तो भी ऊपर जाकर फिर नीचे आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, बहुत सी बार ये रिपीट किया। ठीक है, घर पे गए, अब न्यूटन भाई साहब के दिमाग में था कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया। घर पे गया, घर पे देखने के बाद बहुत से चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, किताबें फेंक के देखी नीचे आ रही है, ठीक है, बहुत सी चीजों को फेंक के देखा नीचे आ रही है। तो उन्होंने देखा कि हर एक चीज को, ठीक है, फेंकने पर या रिलीज करने पर वो नीचे ही चली जाती है, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे ही चली जाती है। यानी उन्होंने क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स करने पर, ठीक है, एक कंक्लूजन दिया कि ये जो धरती माता है बेटा, एक विशिष्ट प्रकार का बल इन वस्तुओं के ऊपर लगाती है, उस बल के कारण ये वस्तुएं धरती माता की तरफ खींची चली जाती है, और उस बल को बोला जाता है बेटा गुरुत्वीय बल। यानी हमें जो मिला बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स मिला। ठीक है, और एक लॉ बना दिया, यानी कंक्लूजन निकल के आया, और उसके बाद एक हमारे पास एक लॉ निकल के आया जिसको हम बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बात समझ में आ रही है? अब इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर लेते हैं ना, तो हम जानते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² वगैरह, और हम बोलते हैं F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r² वगैरह, हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कहने का मतलब क्या है, हम एक 10 मिनट में लॉ फिनिश कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत दिनों की मेहनत होती है। अगर हम देखें तो न्यूटन भाई साहब ने F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ही क्यों लिया। स्टेटमेंट में बोला गया सीधा कि ये जो फोर्स होता है बेटा, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब m1 m2 ही क्यों, m1 by m2 हो सकता था, m1 plus m2 हो सकता था, m1 minus m2 हो सकता था, लेकिन m1 into m2 ही क्यों, सोचने लायक बात है। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही नहीं लिया गया, इसके पीछे बहुत सी बातें हैं। जब हम एक्चुअल में ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना, तो ये सारी बातें को समझ में आएगा, आपको वहां पे बताऊंगा। ठीक है, तो ये होती है बेटा क्या, साइंटिफिक मेथड, और इन्हीं साइंटिफिक मेथड से गुजरकर हमें क्या मिलता है बेटा, एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक नॉलेज मिलता है। ठीक है ना, तो
ये होती है बेटा साइंस की डेवलपमेंट की मेन वजह। ठीक है, अब हम साइंस की ब्रांचेस या क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो साइंस की क्लासिफिकेशन की बात हम करने जा रहे हैं बेटा। अब अगर साइंस की बात कर रहे हैं, यानी साइंस को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। साइंस को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, तो साइंस को क्लासिफाई किया जाता है बेटा दो, मतलब उसको क्लासिफाई किया जाएगा बेटा दो मेथड, मतलब उसके टाइप्स अगर हम बात करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे बेटा तो दो मेथड्स में हम क्लासिफाई करेंगे, दो पार्ट में हम उसको क्या करेंगे बेटा, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है ना। तो साइंस जो है, इस साइंस को हम क्या करेंगे बेटा, दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। बात समझ लेना, साइंस को क्या करेंगे बेटा, दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। पहला जो आएगा बेटा, वहां पे मैं लिखूंगा रियल साइंस। क्या लिखा बेटा मैंने, रियल साइंस। और यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा स्यूडो साइंस। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, स्यूडो साइंस। रियल साइंस एंड स्यूडो साइंस, यानी रियल और ये स्यूडो यानी इमेजिनरी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे रियल साइंस का मतलब क्या, ऐसी साइंस जो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, जो साइंटिफिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ऐसी साइंस जो किसके ऊपर बेस्ड होगी बेटा, साइंटिफिक लॉ के ऊपर बेस्ड होगी। और ये ऐसी साइंस है जो पैराडिग्म, ठीक है, जो पैराडिग्म के ऊपर बेस्ड रहेगी। ठीक है, रियल साइंस जो बेस्ड होगी बेटा किसके ऊपर, साइंटिफिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। सूडो साइंस जो बेटा वो पैराडिग्म के ऊपर बेस्ड है। अब ये पैराडिग्म मतलब क्या होता है बेटा, नजरिया। ये क्या है बेटा, नजरिया। साइंटिफिक लॉ का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा, रियल साइंस किसके ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ का मतलब क्या है, अनचेंज रियलिटी। क्या आएगा बेटा इसका मतलब, अनचेंज रियलिटी। और पैराडिग्म यानी नजरिया, पैराडिग्म का मतलब क्या है बेटा, चेंजिंग रियलिटी। ठीक है ना, चेंजिंग रियलिटी। अब सर ये तो समझा दीजिएगा, अनचेंज रियलिटी और चेंजिंग रियलिटी यानी क्या है। तो मैंने क्या किया बेटा, साइंस को दो तरह से क्लासिफाई किया, रियल साइंस और स्यूडो साइंस। रियल साइंस बेस्ड है बेटा साइंटिफिक लॉ के ऊपर, स्यूडो साइंस बेस्ड है बेटा पैराडिग्म के ऊपर। और साइंटिफिक लॉ का मतलब है अनचेंज्ड रियलिटी और पैराडिग्म मतलब है बेटा चेंजिंग रियलिटी। अब साइंटिफिक लॉ यानी अनचेंज रियलिटी का मतलब ऐसी रियलिटी, ठीक है, जो जगह के अनुसार चेंज ना हो, ठीक है, व्यक्ति के अनुसार चेंज ना हो। बात समझ में आ रही है, ऐसी रियलिटी जो जगह के अनुसार चेंज ना हो, व्यक्ति के अनुसार चेंज ना हो। और पैराडिग्म यानी अनचेंजिंग रियलिटी यानी ऐसी रियलिटी बेटा जो व्यक्ति के अनुसार, जगह के अनुसार, टाइम के अनुसार क्या हो बेटा, चेंज हो। बात समझ में आ रही है, ये व्यक्ति के अनुसार, जगह के अनुसार, टाइम के अनुसार न चेंज होने वाली रियलिटी, ये व्यक्ति के अनुसार, जगह के अनुसार और टाइम के अनुसार चेंज होने वाली रियलिटी। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, अनचेंजिंग रियलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग पढ़ना होता है और चेंजिंग रियलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग पढ़ना होता है। ध्यान से देखो, बता दे रहा हूँ। अगर मैं चेंजिंग रियलिटी की बात कर लूं बेटा तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। इसकी बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे हम सोशल साइंस। इसकी बात करेंगे बेटा यहाँ पे सोशल साइंस। अब सोशल साइंस के अंदर भी तीन पार्ट हमें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सोशल साइंस के अंदर भी हमें क्या मिलेंगे बेटा, तीन पार्ट। एक इकोनॉमी, एक क्या है बेटा, इकोनॉमी,
उसके बाद आएगा बेटा पॉलिटी, और उसके बाद आएगी बेटा साइकोलॉजी, या हम सोशियोलॉजी ले लेते हैं, सोशियोलॉजी। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा इसके अंदर। तो इसको पहले एक्सप्लेन कर लेता हूं, इसके बाद अनचेंज रियलिटी की तरफ चलते हैं। तो देखो पैराडिग्म मतलब क्या है, चेंजिंग रियलिटी। चेंजिंग रियलिटी के अंदर हमने लिया बेटा सोशल साइंस, सोशल साइंस में इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशियोलॉजी। अब देखो मैंने क्या बोला, ये जो रियलिटी है चेंजिंग है, यानी ये व्यक्ति अनुसार, जगह अनुसार, टाइम अनुसार चेंज होना। तो इकोनॉमी जो है बेटा ये भी तो चेंजिंग है ना, ये भी तो क्या है, व्यक्ति अनुसार चेंज है, टाइम अनुसार चेंज है। तो ये क्या है, ये पैराडिग्म है। ठीक है, यानी कौन सा साइंस है बेटा, सूडो साइंस। पॉलिटी की हम बात कर लेते हैं, पॉलिटी। तो पॉलिटी का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको अगर ध्यान से देखो, अगर ये साइंटिफिक लॉ होता तो ये कभी भी चेंज नहीं होता। ये भाई व्यक्ति अनुसार चेंज नहीं, प्लेस अनुसार चेंज नहीं, टाइम अनुसार चेंज नहीं। लेकिन ये क्या है बेटा, सूडो साइंस है, तो ये चेंज होगा, यानी ये चेंजिंग रियलिटी। पॉलिटी की हम बात करेंगे बेटा, तो आपने वो कहा सुनोगे, ऐसे बच्चे बोलते हैं कि माय लाइफ माय रूल्स वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो हर एक स्टूडेंट की इच्छा है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो। ठीक है ना, क्या है, माय रूल्स, सॉरी माय लाइफ माय रूल्स। तो हर एक स्टूडेंट की इच्छा है, ठीक है, बॉयज की बात कर रहा हूं मैं, हर एक स्टूडेंट की इच्छा है कि अपनी एक गर्लफ्रेंड हो। लेकिन अगर उसकी कोई सिस्टर है, कोई बहन है, तो अपने सिस्टर का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं हो। ये तो होता है ना, यानी अपने लिए अलग लॉ और दूसरों के लिए अलग लॉ। यानी ये व्यक्ति अनुसार क्या हो रहा है बेटा, लॉ चेंज हो रहा है। यानी ये साइंटिफिक लॉ है क्या, यानी ये अनचेंज रियलिटी है क्या, नहीं, ये व्यक्ति अनुसार क्या हो रही है बेटा, बदल रही है, चेंज हो रही है। तो इसीलिए पॉलिटी भी क्या है बेटा, सूडो साइंस। उसके बाद आता है बेटा सोशियोलॉजी। उसके क्या बात आती है बेटा, सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी की हम बात कर लेते हैं बेटा, तो डेमोक्रेसी इंडिया में भी है, बाहर की कंट्रीज अमेरिका वगैरह में सब तरफ डेमोक्रेसी। लेकिन इस डेमोक्रेसी का इफेक्ट हर एक कंट्री में अलग अलग है। यानी जैसे आप कंट्री चेंज कर लोगे तो इसका इम्पैक्ट भी चेंज होगा, डेमोक्रेसी का इम्पैक्ट भी चेंज है, अलग अलग है। तो कंट्री चेंज करने में जगह के अनुसार चेंज हो रही है। तो ये अनचेंज रियलिटी है क्या, नहीं, ये चेंजिंग रियलिटी है। तो ये किसमें आ गया बेटा, सूडो साइंस। अब हम बात करेंगे हमारे रियल साइंस, इसकी बात कर लेते हैं बेटा, रियल साइंस। अगर हम रियल साइंस की बात कर लेते हैं तो रियल साइंस के अंदर यानी क्या है बेटा, अनचेंज्ड जो रियलिटी है इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। तो रियल साइंस जो आएगा बेटा, तो दुनिया में एक ही सत्य है। यानी दुनिया की हम बात करें ना, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो रियल साइंस है इसको हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारा जो रियल साइंस है इसको अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। यानी यहाँ पे सिर्फ दो ही सत्य है। यानी क्या बेटा, एक होता है लिविंग थिंग्स, लिविंग, एंड सेकंड इज बेटा नॉन लिविंग। तो लिविंग की हम बात करेंगे तो लिविंग यानी इसको हम बोलेंगे बेटा लाइफ साइंस, या फिर इसको और बोला जाता है बेटा बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है ना, लाइफ साइंस और बायो। ठीक है, नॉन लिविंग की हम बात करेंगे तो इसको बोला जाता है कौन सा साइंस, फिजिकल साइंस। यानी हमारे लिए हम जो साइंस पढ़ते हैं बेटा वो रियल साइंस है। तो हमारे लिए ये दो पार्ट में डिवाइड होके आएगा, लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरा रहेगा बेटा कौन सा, फिजिकल साइंस। दूसरा कौन सा रहने वाला बेटा, फिजिकल साइंस। ठीक है, ये रहेगा बेटा हमारे लिए फिजिकल साइंस। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए दो पार्ट में आता है। अगर मैं बात कर लूं बेटा बायोलॉजिकल साइंस, तो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं बेटा ज़ूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, और इसमें फॉरेंसिक साइंस वगैरह, ये सारी पार्ट इसमें आ जाता है।
फिजिकल साइंस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, जियोलॉजी, ये सारे जो आते हैं बेटा किसमें आते हैं? फिजिकल साइंस के अंदर। और लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस के अंदर कौन आता है बेटा? जोलॉजी, बॉटनी, फोरेंसिक साइंस, ये इसमें आता है। तो हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है बेटा वो कौन सा है? हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट फिजिक्स। क्या पढ़ना है बेटा? हमारा प्यारा सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स। तो फिजिक्स हमें पढ़ना है। तो मैंने सबसे पहले देखो, हमें फिजिक्स पढ़ना है, लेकिन मैं साइंस से स्टार्ट करते हुए फिजिक्स तक लेके आया, वो हम आगे फिजिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि ये फिजिक्स एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको एज अ नॉलेज बोलो या इंफॉर्मेशन, बेसिक सी फंडामेंटल सी इंफॉर्मेशन के तौर पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम मेन जो हमारा सिलेबस है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज फिजिक्स, यानी फिजिक्स एग्जैक्टली है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। क्या होती है फिजिक्स एग्जैक्टली समझना है सबसे पहले। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? अब बहुत से लोगों को इसके नाम से ही डर लगता है, ठीक है। बहुत से लोगों को क्या होता है, फिजिक्स के नाम से ही डर लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसको, मतलब इस सब्जेक्ट को जितना बढ़िया से एक्सप्लेन किया जा सकता है ना, बाकी किसी और सब्जेक्ट को नहीं किया जा सकता, ठीक है। इतना बढ़िया सब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट के मन में ये डर बिठाया जाता है कि फिजिक्स क्या है बेटा, टफ है। हालांकि इसमें क्या है, कुछ फंडामेंटल्स बातें हैं, उसको हमें समझना है, ठीक है। और बढ़िया से प्रैक्टिस अगर बन जाती है, कंसेप्ट अगर क्लियर है, प्रैक्टिस बढ़िया से है ना, तो बाकी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। लेकिन हम क्या करते हैं, वही डर लेके आगे बढ़ते हैं कि यार फिजिक्स है, कुछ लोग तो फिजिक्स के टीचर से नफरत करते हैं कि साले फिजिक्स का टीचर है, ठीक है। तो ये गलत बात है। ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, इसको बहुत बढ़िया से समझना है। तो हम धीरे धीरे सब्जेक्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग बोलोगे सर चैनल का नाम तो फिजिक्स फटाफट और बहुत धीरे धीरे पढ़ने की बात करें, लेकिन हम शुरुआत में यानी इनिशियल स्टेज के ऊपर सब्जेक्ट को बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। हर एक बात समझनी है हमें। जब हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाए, हमारा कंसेप्ट तगड़ा हो जाए, बढ़िया हो जाए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाए, तो फिर हम बूस्ट कर जाएंगे, फटाक से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स एग्जैक्टली क्या है? तो हम फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स की बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है। सबसे पहले देखो, ये किसकी ब्रांच है यार? ये साइंस की ब्रांच है। कौन से साइंस की? फिजिकल साइंस। अभी तो पढ़ा ना यार। तो ये क्या है? साइंस की ब्रांच है। तो हम यहाँ पे हम बात करेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena। ये डेफिनेशन हो गई। क्या डेफिनेशन है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अब नेचर क्या है? हमारे सराउंडिंग में जितना कुछ है वो नेचर है। अब वो नेचर कैसा है? बहुत ही खूबसूरत है ना यार। अब मुझे एक बात बताओ, किसी खूबसूरत चीज की स्टडी डरावनी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये खूबसूरत सब्जेक्ट है, ठीक है। दिमाग खुला कर लो, ये कौन सा सब्जेक्ट है यार? एक खूबसूरत सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हमें पढ़ना है। तो क्या डेफिनेशन है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अब नेचुरल फिनोमेना का मतलब क्या है? अब नेचुरल फिनोमेना मतलब क्या है?
नेचर के अंदर जितनी कुछ नेचुरल फिनोमेनन है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का साइंस क्या है, ये सारी जो बातें है ना बेटा इस सब्जेक्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब नेचुरल फिनोमेनन का मतलब जैसे कि डे और नाइट, ये भी तो एक नेचुरल फिनोमेना है। सीजन का चेंज होना, ठीक है, बारिश का गिरना, लाइटनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लाइटनिंग। अब जो लाइटनिंग होती है बेटा वो लाइटनिंग क्यों होती है, और लाइटनिंग होती है तो हमेशा ऊपर से नीचे ही क्यों होती है, ये नेचुरल फिनोमेना। तो लाइटनिंग होने के पीछे क्या रीजन है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। वो क्यों हो रही है ये पढ़ना है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे ही क्यों आ रही है, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में, यानी लाइटनिंग जो नेचुरल फिनोमेना उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी। दूसरी नेचुरल फिनोमेना कौन सी हो सकती है, रेनबो। रेनबो भी तो एक नेचुरल फिनोमेना है। अब रेनबो बारिश होने के बाद ही क्यों फॉर्म होता है, रेनबो दिखने के लिए क्या कंडीशंस होती है ये हमें देखना है, ठीक है, बारिश क्यों होती है, ठीक है, रेनफॉल जो है बेटा वो क्यों होता है, बारिश क्यों होती है ये भी देखना है, डे नाइट क्यों होता है ये भी देखना है। ये सारी नेचुरल फिनोमेना, बात समझ लो यार, ये कौन सी फिनोमेना है, सारी नेचुरल फिनोमेना। स्काई ब्लू क्यों है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो नेचुरल फिनोमेनन है, इन सब का स्टडी जिस सब्जेक्ट के अंदर हम करते हैं उस सब्जेक्ट को कहा जाता है बेटा फिजिक्स। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ये डेफिनेशन है बेटा किसकी, फिजिक्स की। अब ये वर्ड जो है फिजिक्स, ये आया कहां से, ये जो वर्ड है बेटा फिजिक्स, ये आया कहां से, तो एक ग्रीक वर्ड है बेटा फ्यूजिस। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है बेटा क्या, फ्यूजिस। ठीक है, ये जो फ्यूजिस वर्ड है बेटा ग्रीक वर्ड, इससे ये फिजिक्स वर्ड आया हुआ है, और फ्यूजिस का मतलब होता है यार नेचर। क्या मतलब होता है, नेचर। ठीक है, तो ये यहां से डिराइव होके आया हुआ वर्ड है फिजिक्स। और ये फिजिक्स का जो वर्ड है, इसमें इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट है बेटा एरिस्टोटल। ठीक है, उन्होंने हमें ये सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करके दिया था। तो ये फिजिक्स की डेफिनेशन हुई, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसी फिजिक्स के बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब ये फिजिक्स जो है बेटा, इसके कुछ ट्रस्ट है। ये जो फिजिक्स है बेटा, इसके कुछ क्या है बेटा, ट्रस्ट है। यानी ये जो फिजिक्स है बेटा, ये यूनिफिकेशन, इसका सबसे पहला जो ट्रस्ट है बेटा वो क्या है, यूनिफिकेशन। क्या है बेटा, यूनिफिकेशन। ये जो फिजिक्स है इसके कुछ ट्रस्ट है, उसमें सबसे पहला जो देखेंगे बेटा हम क्या देखेंगे, यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यूनिफिकेशन का मतलब है कि बहुत से चीजों को, बहुत से फिनोमेनन को कुछ फ्यू कंसेप्ट्स बोलो या फ्यूज, हाँ चलो ठीक है, फ्यू कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ये कहलाता है बेटा यूनिफिकेशन। बात समझ में आ रही है, बहुत से फिनोमेनन को कुछ फ्यू लॉज से एक्सप्लेन कर देना कहलाता है बेटा क्या, यूनिफिकेशन। यानी यूनिफिकेशन का मतलब क्या होगा बेटा, ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेना ठीक है, ट्राई टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेना from some few laws। ठीक है, ये कहलाता है बेटा क्या, यूनिफिकेशन। ट्राई टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेना फ्रॉम सम लॉज। ठीक है, या रिलेट करके बताना, ये कहलाता है बेटा क्या, यूनिफिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है, तो एग्जाम्पल में सपोज टू बी फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का गिरना, उसके बाद बोला जाएगा फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद बोला जाएगा मोशन ऑफ सैटेलाइट, और क्या बोला जा सकता है, जैसे कि मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ अ प्लैनेट,
उसके बाद फॉर्मिंग, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, ठीक है। इन सब के पीछे ये क्या है बेटा, नेचुरल फिनोमेना, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, मोशन ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स वगैरह, ये जो है ये नेचुरल फिनोमेना है। और इन सब के पीछे एक ही लॉ है बेटा जिसको हम बढ़िया से जानते हैं, उसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बात समझ में आ रही है? यानी फॉलिंग ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, प्लैनेट का मोशन, इन सब के पीछे एक ही लॉ है बेटा, वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है बेटा वो? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही तो कहलाता है बेटा क्या, यूनिफिकेशन। ट्राई टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेनन फ्रॉम सम लॉज, ठीक है, फ्यू लॉज, ठीक है। इसको कहलाता है बेटा, मतलब ये कहलाता है बेटा क्या, यूनिफिकेशन। ये एक फिजिक्स का दृष्ट है। दूसरा है बेटा इसका रिडक्शनिज्म। दूसरा क्या है बेटा इसका, रिडक्शनिज्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हम बात कर लेते हैं बेटा रिडक्शनिज्म की। किसकी बात करेंगे? रिडक्शनिज्म की। तो सेकेंड जो है, सेकेंड रिडक्शनिज्म, ठीक है। चलिए, रिडक्शनिज्म का मतलब है ट्राई टू रिड्यूस। क्या है बेटा? ट्राई टू रिड्यूस लार्ज थिंग्स ठीक है, ट्राई टू रिड्यूस लार्ज थिंग्स टू स्मॉल थिंग्स, लार्ज थिंग्स टू स्मॉल थिंग्स। इसको कहा जाता है बेटा रिडक्शनिज्म। ट्राई टू रिड्यूस लार्ज थिंग्स टू स्मॉल थिंग्स। लार्ज थिंग्स का मतलब क्या आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा? माइक्रोस्कोपिक। और स्मॉल थिंग्स का मतलब ये हो जाएगा बेटा क्या? माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, यानी रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? जो बिग थिंग्स है, लार्ज थिंग्स है, उनको रिड्यूस करते हुए स्मॉल थिंग्स में एक्सप्लेन करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास। आगे जाके आप जब पढ़ोगे, एक चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास पढ़ते हो। तो सेंटर ऑफ मास में हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम। उसके बाद क्या करते हैं बेटा? हम एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बॉडीज की बात कर लेते हैं। बॉडीज ऐसे बताता हूँ, बॉडीज। तो हम क्या करते हैं? किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास अगर हमें कैलकुलेट करना है ना, किसी भी बॉडी का अगर हमें सेंटर ऑफ मास अगर कैलकुलेट करना है ना, तो हम क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले उसको तोड़ते हैं। तो ये बॉडी है, इसको हमने बहुत थोड़े छोटे 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 पार्टिकल्स कर लिए, इसको हमने तोड़ा, यानी हमने क्या किया? इसको रिड्यूस किया। इस बड़े बॉडी को, यानी इस सिस्टम को हमने तोड़ा और इसको बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स के फॉर्म में हम लेके आए। फिर उस पार्टिकल, यानी हमने पहले सिंगल पार्टिकल सिस्टम देखा था ना, फिर वहां से उसको जोड़कर 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 हम उस तरह से बॉडी का सेंटर ऑफ मास बता देते। तो हमने क्या किया? एक लार्ज थिंग को रिड्यूस किया स्मॉल थिंग्स में, और उसके बाद हमने कैलकुलेशन करते हुए सेंटर ऑफ मास बताया। और अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आगे जाके, और हम अगर एग्जाम्पल की बात ही कर लेते हैं, तो आगे जाके हम और एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो रहेगा केटीजी। केटीजी का मतलब होगा बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये इसमें क्या करते हैं? हम एक सिस्टम मानते हैं, यानी हम क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब हम सबसे पहले ऐसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो ना यार, मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में 4 मॉलिक्यूल किसी भी गैस के ऐसे मान लो 4 मॉलिक्यूल छोड़ दिए। अब है कितना एक्चुअल में 4, लेकिन मैं क्या बोलूंगा इस कंटेनर के अंदर क्या है, गैस। एक्चुअल में है कितने 4 ही मॉलिक्यूल यार, लेकिन अगर मुझसे बोला जाता है इस कंटेनर के अंदर क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, बेटा इस कंटेनर के अंदर गैस है, लेकिन मॉलिक्यूल कितने 4। उसी तरह से अगर किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बतानी है केटीजी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है। यानी सिस्टम को तोड़ा, यानी एक लार्ज थिंग है, इसको हमने रिड्यूस किया बेटा मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसको बोला जाता है बेटा क्या, रिडक्शनिज्म। क्या बोला जाता है, रिडक्शनिज्म, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स है, कुछ थ्रस्ट है बेटा, ठीक है, थ्रस्ट है फिजिक्स के, जिसको हमें पढ़ना होता है। तो रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन के बारे में हमने बात कर ली है। तो आज यहाँ मतलब यही तक हम पढ़ेंगे, आज रुक जाते हैं। कल के लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कल हम देखेंगे बेटा ब्रांचेस किस तरह की है फिजिक्स के अंदर, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की बात कर लेंगे। उसके बाद फिजिक्स की स्कोप एंड एक्साइटमेंट की बात कर लेते हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का किस तरह का रिलेशन है। तो कल के लेक्चर में हम फिजिकल वर्ल्ड को खत्म कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, यही रुकते हैं, फिर से मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।